करंट अफेयर में एक और न्यूज आया जब इकोनॉमिक एक्सप्रेस नाम से एक न्यूज़पेपर ने, जो बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस का ही एक पार्ट है, उसमें खबर छपी कि आने वाला जो टाइम पीरियड पे खरीफ सीजन आने वाला है, जो उसका एमएसपी जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा उसमें 5 से 10% तक का जो हाइक है वो हाइक गवर्नमेंट करने का सोच रहा है। इस न्यूज से ये पूरा के पूरा टॉपिक वापस करंट अफेयर में आ भी जाता है, वो ट्रेंड में भी आता है। एमएसपी वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड एक टॉपिक रहा है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, और गवर्नमेंट और जो फार्मर सोसाइटी है उनके बीच में, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में जब हम बाकी सभी कमोडिटीज को देखते हैं तो एक तबका सबसे ज्यादा पीछे रह चुका है, और वो है फार्मर्स। वो उतना अर्निंग नहीं कर पा रहे, या फिर वो अपने स्टेबल इनकम के लिए आज भी परेशान हो रहे हैं, और जितने भी वादे किए जाए या फिर जितने भी इनिशिएटिव्स लिए जाए, जब तक स्टेबल इनकम नहीं होगा वो अनआंसर्ड हो जाता है। सो आज के टॉपिक में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और डिकोड करते हैं इस पूरे टॉपिक को, और कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर निकालने की, जैसे व्हाट इज एमएसपी, बेसिकली एमएसपी है क्या, ठीक है, देन हाउ इट डिटरमाइन, इसको तय करने का प्रोसेस क्या है, कौन ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस है जो एमएसपी तय करने का काम करता है, देन वन ऑफ द फेवरेट थिंग स्वामीनाथन कमीशन, जिसके बारे में हर व्यक्ति बात कर रहा होता है, जो फार्मिंग सोसाइटीज है, जो कहता है कि एमएसपी जो है वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तय होना चाहिए, बट एक बड़ा तबका है जिसके को इस बारे में कोई नॉलेज है नहीं कि स्वामीनाथन ने कहा क्या है। और लास्ट वाला जो पार्ट है कि इतना सब कुछ इनिशिएटिव लेने के बाद हर सरकार खुद को किसान देश कहती है, उसके बाद भी अभी तक इश्यूज क्यों है, अभी तक ये वाला जो मैटर है ये मैटर सॉर्ट आउट हुआ क्यों नहीं। सो बेसिक्स से शुरुआत करते हैं, आंसर करते हैं द डेफिनेशन ऑफ एमएसपी। अगर एमएसपी की डेफिनेशन कहा जाए तो एमएसपी व्हिच स्टैंड फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, a minimum is a minimum rate at which farmer sell their crops to the government. This price is to prevent farmers from market fluctuation and provide stability and income stability या income security. So डेफिनेशन कहती क्या, तो डेफिनेशन कहता है कि एमएसपी एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो जिस पर सरकार जो है किसानों से उनकी क्रॉप खरीदेगी। क्यों खरीदेगी? जो मार्केट में फ्लक्चुएशन है उस फ्लक्चुएशन से उन्हें बचाया जा सके, और एक इनकम स्टेबिलिटी, वो इनकम स्टेबिलिटी किसानों को प्रोवाइड की जा सके। इसके बारे में अगर थोड़ा डिटेल में बात करें तो जो इनकम या फिर एमएसपी है वो सभी क्रॉप्स पे लागू नहीं होता, ठीक है, उसमें एक सेक्शंस हैं जो पहले से मार्क किए गए, डिटरमाइन किए गए, जिन पर एमएसपी सरकार द्वारा दिया जाता है। अगर उसको थोड़ा सा देखा जाए कि किन किन सी क्रॉप को कवर किया जा रहा है, तो हमारे पास दो सेगमेंट है। एक सेगमेंट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला, और दूसरा है आपका, ठीक है, जिसको कहा जाता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, एफआरपी। तो अगर शुगर केन के बारे में बात किया जाए तो उसके ऊपर जो मेजरमेंट चलता है उसे हम कहते हैं एफआरपी, जिसके ऊपर आपका क्या काम नहीं करता, एमएसपी काम नहीं करता। इसके अलावा 22 ऐसी मैंडेटेड क्रॉप्स हैं जिनके ऊपर आपका क्या चलता है, एमएसपी जो सरकार है वो सरकार तय करती है। इनमें अगर बात किया जाए टोटल क्रॉप्स के अंदर, तो 14 क्रॉप्स है जो खरीफ सीजन से आती है। खरीफ सीजन के बारे में बात किया जाए जिनकी बुआई जो है वो जून महीने में होती है, और क्रॉप हार्वेस्टिंग जो है वो अक्टूबर के आसपास होता है। और 6 क्रॉप जो है वो रबी सीजन से आती है, जिनमें बुआई जो है वो अक्टूबर नवंबर में होती है, और उनका हार्वेस्टिंग आपका समर सीजन आने के स्टार्टिंग जो होता है तब किया जाता है। अगर क्रॉप्स को देखा जाए तो उसमें 7 कैरल्स हैं, ठीक है, जिसमें पेडी आ जाता है, वीट, बाले, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, ये इंक्लूड होता है। पल्सेस में आपका ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द, लेंटिल्स, ये आपका ऑयल सीड में ग्राउंडनट हो गया, रिपसीड हो गया, जिन्हें मस्टर्ड्स कहते हैं, तोरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीशम, ठीक है। देन इसके अलावा अगर कैश क्रॉप में रॉ कॉटन, जूट के बारे में सरकार क्या करती है, आपका एमएसपी तय हुआ है। इसके अलावा शुगर केन के बारे में बात किया जाए तो उसमें फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस पे सरकार वहां से लोगों से या किसानों से शुगर केन को मिस प्रोक्यूरमेंट का जो काम करती है। तो ये वो क्रॉप्स है जिन पे सरकार जो है एमएसपी प्रोवाइड करती है। पॉइंट है इसका डिटर्मिनेशन, ये तो हो गया कि इन चीजों पे है, पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे है जो एमएसपी तय करने का काम करती है। सो अगर भारत में एमएसपी की हिस्ट्री को देखा जाए, सो इट स्टार्टेड फ्रॉम 1965, 1965 से इसका इतिहास शुरू होता है, जब एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था कृषि लागत और मूल्य आयोग, अ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस।
ये जो कमेटी है, ये कमेटी रबी और खरीफ सीजन के स्टार्ट होने से पहले एक प्रॉपर स्टडी करता है अलग अलग पैरामीटर्स पे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंफॉर्मेशन देता है या रिकमेंडेशंस देता है कि एमएसपी जो है वो किन आधार पे या कितना तय होना चाहिए। यहाँ की ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये जाती है कैबिनेट कमेटी के पास में, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको हेड कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। जो भी सीटेड प्राइम मिनिस्टर होता है वो इस कमेटी को हेड करता है। जो उस आयोग के द्वारा रिकमेंडेशंस आती है उनको ये लोग क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं, और उस आधार पर रबी और खरीफ सीजन स्टार्ट होने से पहले अपने तरफ से एमएसपी का जो रेट है वो रेट तय करते हैं। ये रेट तय करने के लिए सीपीसी जो है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर प्राइसिंग, कॉस्ट एंड प्राइसिंग, वो एक पैरामीटर साथ में लेके चलता है, जिस पैरामीटर में एक नाम आता है A2 और दूसरा जो आता है वो FL। ये A2 प्लस FL वाला जो एक पैरामीटर है, इसको यूज करके क्या यूज किया जाता है? आपका जो समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो तय किया जाता है। A2 क्या होता है? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, मींस ऐसा सारा एक्सपेंसेस जो किसानों के जेब से जा रहा है, जैसे कोई केमिकल्स खरीद लिए हैं, फर्टिलाइजर्स लिया है, सीड्स हैं, हायर्ड लेबर्स, फ्यूल, इरिगेशन एक्सेट्रा। मींस ऐसा हर खर्चा जो सब लोग किसान की जेब से हो रहा है किसी क्रॉप के उत्पादन में, वो सारा खर्चा कहाँ इंक्लूड किया जाता है? A2 में। प्लस यूज किया जाता है FL, अनपेड फैमिली लेबर, मतलब जो आपके घर के लोग हैं वो मिलके जो खेती में हाथ बटा रहे हैं, वो अनपेड, उनको आपने पैसा नहीं दिया, तो उनकी कॉस्ट को भी क्या किया जाता है? इसमें इंक्लूड किया जाता है। आप मामा के यहाँ गए, मामा के साथ खेत पे चले गए, मामा ने आपसे काम करवाया, वो भी यहाँ इंक्लूड होगा। घर वालों ने आपसे जो काम कराया, आपने हाथ बटाया, वो भी। क्या क्या हो सकता है? सोइंग हो सकता है, हार्वेस्टिंग हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, ठीक है। ये सारे काम जो है वो अनपेड में आते हैं। तो जब भी कमीशन जो है, जो कमेटी है, वो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है, तो उसमें एक पैरामीटर जो होता है वो होता है A2 प्लस FL का। इसी के साथ इंक्लूड होता है एक और पैरामीटर जिसे कहा जाता है, अच्छा इस कॉस्ट को देखा जाए तो ये क्या है? ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। मींस लागत जितनी भी है वो लागत इसके अंदर आ जाती है। इसके अलावा एक और पैरामीटर जो लोअर या लेटर पीरियड में डेवलप हुआ, जिसे कहा जाता है C2। C2 अपने आप में मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है, मींस ऐसी सारी चीजें जो छूट गई है किसमें? A2 प्लस FL में, वो इंक्लूड की गई है किसमें? C2 में। तो ये ओवरऑल सारी प्राइसेस जिसमें A2 भी है, FL भी है, प्लस कुछ चीजें एडिशनल है, जैसे आपका लैंड रेंट, जो जगह आपकी उसके ऊपर का जो किराया वो है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड एसेट, जो आपका मशीनरीज वगैरह उसका जो इंटरेस्ट है वो, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो पैसा आपने लगाया है उस खेती में करने पे, अगर उसको आप बाजार से उठा के ले आए हो, बैंक से लेकर आए हो, तो उसके जो कैपिटल पे जो लागत आई है वो लागत, इन सबको इंक्लूड करके एक कॉम्प्रिहेंसिव विस्तृत लागत जो है वो विस्तृत लागत C2 के थ्रू तय किया गया। तो ये दो पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर हम क्या जज करते हैं? किसी भी क्रॉप की लागत को तय करते हैं। A2 प्लस FL और दूसरा होता है C2। अब ये जो कैबिनेट कमेटी और जो आयोग है, ठीक है, ये आयोग क्या करता है? जब भी ये डिसाइड कर रहा होता है आपका एमएसपी, तो वो ये वाला पैरामीटर को भी ध्यान में रखता है, वो इस वाले पैरामीटर को भी स्टडी करता है, और इन सब के साथ साथ वो कुछ चीजें और भी नजर में रखता है, जैसे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पर हेक्टेयर, हर एक हेक्टेयर पे कितनी लागत आ रही है कल्टीवेशन करने पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर क्विंटल, अगर लागत करने के बाद पर क्विंटल जो प्रोड्यूस आया है वो कितना है, फिर मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड चेंजेस, जो भी उन प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल्स है, उनके मार्केट प्राइसेस क्या है, उनमें क्या चेंज हुआ है, सप्लाई रिलेटेड इंफॉर्मेशन की जो चीज प्रोडक्शन हो रहा है उसमें उसकी बाजार में सप्लाई का लेवल कितना, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, देन डिमांड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो सप्लाई है, क्या जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसका मार्केट में डिमांड है या नहीं, वो डिमांड, फिर इंटरनेशनल मार्केट में उसका प्राइस, देन कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब उसका हार्वेस्टिंग से लेके फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका वेयरहाउसिंग कॉस्ट, उसका स्टोरेज जो है वो, और कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, उसकी मार्केटिंग करने की लागत। ये सारे पैरामीटर मिला के फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाता है, और उस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के बेसिस पे किसी भी प्रोडक्ट का जो एमएसपी है उस एमएसपी को तय किया जाता है। ये वैसा नहीं है कि सिंपल लागत देख लिया और उसके ऊपर एक जो एमएसपी है वो तय कर दिया गया, उसके ऊपर एक बेसिक पैरामीटर यूज किया जाता है, जिसमें एक आता है A2 प्लस FL, दूसरा आता है C2, और तीसरा आता है आपका इनसे रिगार्डिंग जितने भी मार्केट में बफर्स आए हुए हैं या इनिशिएटिव्स होते हैं उन सबको इंक्लूड करके इन सारे बेसिस पे क्या होता है, एक एमएसपी तय होता है।
पर जब भी हम एमएसपी की बात करते हैं, हर व्यक्ति एक व्यक्ति का नाम लेता है, एमएस स्वामीनाथन, जिनको भी रिसेंटली जिनके डेथ हुआ और उनको भारत रत्न से भी इसी साल नवाजा गया। एमएस स्वामीनाथन जो है ये एक बड़े एग्रीकल्चरिस्ट हैं और इनकी चेयरमैनशिप में 2004 में एक कमीशन जो है उसका अपॉइंटमेंट किया गया था, उस कमीशन को बनाया था। 2004 में कमीशन बनाया गया और 2006 में इस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था। कमीशन क्यों बनाया गया था? तो वो था कि जो एग्रीकल्चर या फार्मर्स पॉलिसी है, वो जो डिस्ट्रेस आया है, जो फार्म सुसाइड बढ़ रहे हैं, उन सबके पीछे जो इश्यूज है उनको फाइंड आउट करना और एमएसपी तय करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो निकाल के एमएसपी किया और बाकी सारी चीजों को लेके स्वामीनाथन ने 2006 में एक बड़ा रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट प्रोवाइड किया और उसके साथ में उन्होंने कुछ और चीजें एडिशनल की, वो एमएसपी को लेके थी। जैसे उन्होंने बोला कि एमएसपी शुड बी एटलीस्ट 50% मोर देन द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मींस टोटल जो आपका जैसे क्या है C2, उस C2 प्लस क्या होना चाहिए? आपका 50% होना चाहिए। ये बात किसने बोली? जो आपका एमएस स्वामीनाथन था, उन्होंने बोला और यही फॉर्मूला उन्होंने क्या दे दिया? आपका फाइनल एमएसपी को कंप्यूट करने के लिए दिया, जिसको लेके फार्मर्स जो है वो एजिटेशन लगातार हम देख रहे हैं। पिछली बार भी दिल्ली और पंजाब बॉर्डर पे जो विद्रोह हुआ वो भी इसी का था कि हम क्या चाहते हैं, इस पे वो लीगल फ्रेमवर्क चाहते थे कि इस पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब ये जो एक बेसिक था क्या वो उससे कम नहीं होना चाहिए, ये एक प्लान किसने दे दिया? एमएस स्वामीनाथन ने दे दिया। जब ये रिपोर्ट 2006 में आया तो 2006 के इस ड्राफ्ट के बेसिस पे उस समय की यूपीए गवर्नमेंट जो मनमोहन सिंह सरकार था, उन्होंने 2007 में एक बेसिक फ्रेमवर्क जो है वो दिया, जिसे हम कहते हैं नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर 2007। ये जो नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर 2007 आया, इसका जो एम था वो था टू इंप्रूव द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ फार्मिंग एंड इंक्रीज द नेट इनकम ऑफ फार्मर्स। लोगों किसानों की आर्थिक जो स्थिति है उसको सुधार करना और उनकी आर्थिक आय में इंक्रीज करने के एम से क्या किया गया? ये चीज लाई। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बात कहा गया कि जब ये रिपोर्ट आया 2007 का, तो 2010 में कांग्रेस के एमएलए ने एक बात बोला कि हम स्वामीनाथन कमीशन की एमएसपी रिलेटेड जो चीजें हैं, ठीक है, जो रिकमेंडेशंस उसको नकारते हैं। मींस C2 प्लस 50% वाला जो पैरामीटर है हम उसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। इसके बाद फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, बीजेपी सरकार आ गया। बीजेपी सरकार ने 2019 में बोला कि हम लोगों ने जो 201 रिकमेंडेशंस स्वामीनाथन कमीशन द्वारा बनाई गई थी, उसमें से 200 रिकमेंडेशंस को क्या कर लिया है? मान लिया है। देखिए, एक रिकमेंडेशन छोड़ के मींस एमएसपी को लीगल फ्रेमवर्क में लाने के अलावा हम सारे रिकमेंडेशंस को क्या कर चुके हैं? एक्सेप्ट कर चुके हैं। कांग्रेस के लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। उनका कहना है कि 201 में से 175 जो है वो रिकमेंडेशंस तो कांग्रेस ही एक्सेप्ट करके गई थी। वास्तविकता भी है कि ये कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था, बट एमएसपी से रिगार्डिंग कोई भी रिकमेंडेशंस जो है वो कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किए। जितनी भी जनरल आपकी रिकमेंडेशंस थी वो सब एक्सेप्ट कर लिया था। और मोदी गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट है उसको हम रॉन्गली प्रोनाउंस कर रहे हैं। इन्होंने बोला था कि स्वामी सरकार, वो मोदी गवर्नमेंट बीजेपी सरकार के आधार पर नहीं बोला, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के आधार पे बोला था कि 201 में से 200 जो रिकमेंडेशंस थे उनको क्या कर लिया गया? एक्सेप्ट कर लिया गया। बट इन सब में एक चीज बच गया और वो था आपका प्राइसिंग का मैकेनिज्म। क्या चीज? तो आपका जो C2 प्लस 50% वाला एक प्राइस मैकेनिज्म था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। बट हाँ, आपका जो ओवरऑल प्रोडक्शन है या फिर जो लागत है उसको बढ़ा के उन्होंने 50% एडिशनल प्रॉफिट की बात एमएसपी में कर दी। जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग इनिशिएटिव के बाद भी कई सारे इश्यूज जो हैं वो रह गए किस चीज को लेके? एमएसपी को लेके। कौन कौन से इशू रहे? तो सबसे बड़ा इशू हमने देखा फार्मर प्रोटेस्ट का। और उस फार्मर प्रोटेस्ट की बेसिक डिमांड के अगर बारे में बात करें तो सिंपल सा था, एमएसपी के ऊपर एक जो आपका लीगल फ्रेमवर्क है वो फ्रेमवर्क बना दिया जाए। इसके अलावा एडिशनल कई सारे थे, जैसे आपका फार्म वेवर्स जो लोन लिया है उनको माफ कर दिया जाए। इससे पहले लखीमपुर केरी में एक एक्सीडेंट हो गया था, उसके जो लोग हैं उनके ऊपर सजा की जाए। जो लैंड एक्विजिशन लॉ आए उसमें नियम बदले जाए। बट ये सारा हमारे काम का नहीं है। हमारा मेन मुद्दा आ जाता है कि एमएसपी को लीगलाइज करना, मींस एक कानून बना के एमएसपी को बना देना। सवाल आता है एमएसपी इतना न्यूज में क्यों है? ठीक है, अगर हम लीगल फ्रेमवर्क पे बात करने से पहले अगर चर्चा करें और ये जानने की कोशिश करें कि हर व्यक्ति एमएसपी पे इतना जोर क्यों दे रहा है, तो उसका सिंपल सा है, क्योंकि इनएफिशिएंट मींस कुछ बेसिक से पार्ट है जिसको समझ लें।
इनएफिशिएंट एंड पुअरली कॉम्पिटिटिव मार्केट। कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिन क्रॉप का मार्केट जो है वो वेल डेवलप नहीं हो पाया, ठीक है, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, जिस कारण से लोग बोलते हैं कि यार हमें स्टेबल इनकम सरकार दे दे, क्योंकि बाजार में नहीं मिल रहा। वरना अगर आप देखोगे तो लहसुन, गार्लिक का प्राइस 60,000 50,000 तक चला गया, ठीक है, अभी भी 20,000 या 30,000 के आसपास चल रहा है। लोग वहां पे एमएसपी की डिमांड नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट वहां पे अवेलेबल है। वीट जो ऑलरेडी ओवर सप्लाई है, वहां पे हमें एमएसपी की डिमांड है, तो वो इनएफिशिएंट एंड पुअर कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात है। अनदर वही सेम बात आता है, द फेलियर ऑफ मार्केट टू इवॉल्व द मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्म सेक्टर, क्योंकि मार्केट उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया। कई सारी ऐसी क्रॉप है, कैश क्रॉप कह लें या दूसरी क्रॉप, जिनका मार्केट वेल डेवलप्ड है, जहां पे बिना एमएसपी भी क्या हो रहा है, प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है, तो वहां पे किसानों की डिमांड एमएसपी को लेकर है भी नहीं। देन नेग्लेक्ट ऑफ नॉन प्राइस फैक्टर्स रेज प्रोडक्टिविटी, ठीक, ऐसा हो गया कि जनरली जिनमें ज्यादा मेहनत क्रॉप से उनको हटा के एक ऐसी क्रॉप पे हमारा फोकस बन गया जिसका प्रोडक्शन लेवल जो वो ज्यादा हो, और हम सरकार पे क्या करने लगे, सरकार पे दबाव जो है वो दबाव बनाने लगे। इसके अलावा एक और इशू था, लोअर ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर, ठीक, देन डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इन एग्रीकल्चर और इंक्रीज इन फार्मर सुसाइड इन एग्रीरियन डिस्ट्रेस। ये वो पैरामीटर्स है जिनके कारण हर व्यक्ति चाहता है कि यार एमएसपी के थ्रू किसानों को स्टेबल इनकम मिलना चाहिए, जिनसे किसानों का जो सुसाइड का रेट है वो डिक्रीज हो जाए, उनको जो प्राइसिंग या इनकम को लेकर हर बार एक कहते हैं अनइवन लेवल पे जाना पड़ता है या फिर एक इनकम में अप एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं, वो खत्म हो जाए। इसके लिए क्या होना चाहिए, एमएसपी होना चाहिए और एमएसपी लीगल भी होना चाहिए। बट सरकार एमएसपी को लीगल करने के फेवर में नहीं है। क्यों नहीं है? तो सरकार के पास भी इसका वाइड स्प्रेड या वाइड एक्सप्लेनेशन है कि यार भैया हमारे पास इतने पॉइंट हम नहीं चाहते कि इसको लीगल किया जाए। क्या क्या है? पहला, एक फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा। फाइनेंशियल बर्डन, क्योंकि सारी क्रॉप सरकार को क्या करना पड़ेगा, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है सबको, अगर लीगल फ्रेमवर्क हो गया तो सबका प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। इसका दूसरा अगर देखा जाए तो बात यह आती है कि हम पहले पब्लिक थे, पब्लिक इन द सेंस सारा के सारा जो काम था वो गवर्नमेंट के हाथ में था। जब ये सब गवर्नमेंट के हाथ में था तो हमने इनिशिएटिव्स ले लेके रिवॉल्ट कर करके क्या किया, हमने सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दिलाई, मींस हम गवर्नमेंट से छुटकारा लिए। जब अब प्राइवेट में आ गए तो हम वापस चाहते हैं कि सरकार क्या करे, एक डायरेक्ट कंट्रोल आपके किसके ऊपर लगा दे, वो फिर से पूरा का पूरा एक्सेसिव कंट्रोल आपके एग्रीरियन मैकेनिज्म पे लगा दे। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो पूर्ण रूप से बाहर हो जाएगा। फिर प्राइवेट सेक्टर कोई भी क्या नहीं करेगा, आपके एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो जो कॉम्पिटिटिव मार्केट डेवलप हुआ है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट डेवलप हो जाएगा। मींस अगर पूर्ण रूप से सरकार ने क्या किया, एग्रीकल्चर को अपने अधीन ले दिया, तो जो प्राइवेट जितना भी हम डेवलपमेंट देख रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। एक और बात आता है कि जो वाटर स्कैरसिटी है उसको और बढ़ा देगा, क्योंकि किसान सबके सब वाटर इंटेंसिव जो क्रॉपिंग है उस पे चले जाएंगे, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन होता है, उनका प्रोडक्शन का रेशियो है वो ज्यादा हो जाता है। देन एक और जो सबसे बड़ा इश्यू है कि अगर एमएसपी को गारंटी कर दिया गया तो जो नॉन एमएसपी क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन में एक शार्प डिक्लाइन हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इस चीज को तुम जानना चाहो तो जान सकते हो कहां से, अभी 2023 में जब एमपी में इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस ने यहाँ पर एक मींस बयान दिया या फिर नारा दिया कि वो गेहूं जो है वो गेहूं को 3,000 रुपए समर्थन मूल्य पे खरीदेगा। इसके एवज में शिवराज सिंह चौहान जो उस समय कंटेंडर थे उन्होंने बोला कि हम 2700 में खरीदेंगे। तो लोगों ने क्या किया, गेहूं के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, क्योंकि उनके दिमाग में था कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो 3,000 में खरीद लेगी और नहीं बनी तो क्या होगा, 2700 में खरीद लेगी। इस कारण से बाकी जो क्रॉप्स हैं उनका जो प्रोडक्शन का जो कवरेज है वो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। जो लहसुन के रेट एकदम से बढ़े, उसके पीछे भी सबसे बड़ा रीजन अगर आप देखो तो वो ये है, क्यों, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन लेवल था या जो उसका एरिया था वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि लोगों को लगा कि यहाँ पे उनको क्या मिल सकता है, स्टेबल इनकम मिल सकता है। अगर ऐसा कानून बन गया तो ये परमानेंटली नॉन एमएसपी जितने भी क्रॉप्स है उनका प्रोडक्शन क्या होगा, डाउन होगा, और जो मार्केट में एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अनदर जो हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है ये उसको भी क्या कर देगा, खत्म कर देगा। क्योंकि जनरली हम अलग अलग प्रोडक्शन जब करते हैं
तो हम विश्व में मार्केट में compete कर पा रहे हैं। और अगर हम सिंगल MSP वाली क्रॉप पे बढ़ गए तो हमारे पास जो एक वाइड एरिया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर अगला जो एक और कंसर्न आता है वो आता है WTO को लेके कि ये ट्रेड डिस्प्यूट क्रिएट करेगा जो डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन में लेके चल रहा है कि भैया फार्म सब्सिडीज खत्म करना है, एग्रीकल्चर को एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे लेकर आना है, तो वो सारी चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और हो सकता है इसके अलावा क्या, तो इसके अलावा ये कि जब प्राइवेट सेक्टर खत्म होगा तो एग्रीकल्चर रिगार्डिंग कई सारी चीजें, ठीक है, फिर सरकार को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल जो चीज नॉन MSP में आता है तो वो बाहर से इंपोर्ट होगा तो उनका प्राइस जो है वो प्राइस और क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सारे के सारे बेसिक वो चीज है जिस कारण से सरकार कोशिश करती है कि भैया क्या करे, हम इनमें न जाए, मींस सरकार उस MSP को लीगलाइज न करे। और एक और पॉइंट में कई बार कहता हूं, क्या MSP वास्तविकता में सॉल्यूशन है भी? हम बात जरूर करते हैं कि MSP होना चाहिए, पर MSP क्या सॉल्यूशन है? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो ही स्टेट के बारे में बात करते हैं। एक स्टेट में बात कर लेता हूं पंजाब के बारे में, और दूसरा स्टेट जो है MP के बारे में। दोनों जगह व्हीट का प्रोडक्शन होता है, दोनों जगह गेहूं जो है गेहूं का प्रोडक्शन होता है। अगर मैं पर हेक्टेयर के बारे में बात करूं तो जो कॉस्ट है ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम है, क्योंकि यूरिया की बात किया जाए प्राइस सेम है, लेबर के बारे में बात किया जाए प्राइस सेम है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात किया जाए दोनों जगह क्या है, प्राइस सेम है। लागत में 1920 का अंतर है, मतलब हो सकता है कि पंजाब में थोड़ा सस्ता हो और MP में लागत जो थोड़ी ज्यादा हो, या MP में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो बट और पंजाब में क्या हो, सस्ता हो। ये तो लागत की बात है, बट जब प्रोडक्शन की बात आती है तो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन जो पंजाब में व्हीट का होता है वो लगभग 75 टू 80 क्विंटल्स पर हेक्टेयर होता है। और अगर वही प्रोडक्शन MP में बात किया जाए तो वो आ जाता है 50 टू 60 क्विंटल के आसपास। और MP में ही अगर मैं दो अलग अलग रीजन बोल दूं, होशंगाबाद जो नर्मदा वैली का रीजन है तो वहां तो 50 टू 60 है, और अगर मालवा के दूसरे बेल्ट में चले जाए तो ये लगभग 30 से 40 क्विंटल पे आ जाता है। तो क्या अगर एक ही रेट इस वाली क्रॉप को भी मिल रहा है और इस वाली क्रॉप को भी मिल रहा है तो क्या हम वास्तविकता में फेयर प्राइसिंग दे पा रहे हैं? क्या MSP सभी किसानों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? ये अभी अनआंसर्ड है, वो नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि उनकी लागत अगर पर क्विंटल देखी जाए तो कॉस्ट बटा होगा किससे, 75 क्विंटल से। हमारे अगर कॉस्ट को देखा जाए तो कॉस्ट को डिवाइड किया जाएगा किससे, 30 टू 40 से। तो हमारी लागत जो है वो लागत एकदम से काफी बढ़ जाएगी किसके कंपैरिजन में, पंजाब के कंपैरिजन। तो MSP पंजाब का सॉल्यूशन हो सकता है, MSP ऐसी जगह का सॉल्यूशन हो सकता है जहां पे प्रोडक्शन हाई है, बट क्या MSP उज्जैन डिस्ट्रिक्ट का सॉल्यूशन है? नहीं, क्योंकि यहाँ का जो प्रोडक्शन है कंपैरेटिवली नर्मदा वैली क्या है, कम है। तो आपको कुछ ऐसे मीन्स उठाने पड़ेंगे, हम ऐसी जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें ऐसा चेंज लाना पड़ेगा कि हम उन क्रॉप का प्रोडक्शन कर पाए जिनकी मार्केट जो वैल्यू है वो वैल्यू ज्यादा है और प्रोडक्शन ज्यादा है। हमारे यहाँ एक और कंसर्न ये है कि जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं वो थोड़ा सा इस बात को एनालिसिस रेयरली कोई करता है कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर्टिकुलर क्रॉप को लेके कितना है, उन्होंने कितना पैसा लगाया है, उनका प्रोडक्शन आया कितना है, ठीक है, उनको एट लास्ट प्रॉफिट हुआ कितना है। क्योंकि कोई एनालिसिस, कोई अकाउंट्स नहीं रखा जाता इन सब चीजों का, जो पैसा आता है उसको लगा दिया जाता है, उसमें से खर्च निकाला जाता है, फिर हर कर्ज लेके और पैसा किसान लगा देते हैं, तो एक फार्मर डिस्ट्रेस जो है या फिर कर्जा, किसान का जो कर्जा है वो समय के साथ बढ़ता जाता है, उसका कोई सॉल्यूशन हम लोगों को नहीं मिलता। आगे अगर बात किया जाए तो ये उम्मीद की जा सकती है कि सरकार ऐसा कोई लीगल फ्रेमवर्क जो है वो प्रिपेयर करे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डील करने के लिए कि जो MSP वाला जो मुद्दा है वो परमानेंटली सॉल्व हो पाए। किसान सम्मान निधि उसका एक हिस्सा है, क्योंकि 2000 रुपए अगर आ रहा है तो हम उसको किसी भी सेंस में ले सकते हैं, उसको डीजल सब्सिडी के रूप में देखा जा सकता है, क्रॉप सब्सिडी जो आपका फर्टिलाइजर्स है उनमें सब्सिडी को लेकर देखा जा सकता है, क्योंकि 6000 रुपीज सरकार आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और 6000 स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, मींस टोटल 12000 रुपीज के आसपास MP में दिया जा रहा है। ऐसा हर स्टेट में अलग अलग पेमेंट किसान सम्मान निधि के द्वारा दिया जा रहा है। तो सरकार ऐसे और कोई इनिशिएटिव ला सकता है, ऐसे और कोई क्रॉप इंट्रोड्यूस कर सकता है जहां से मार्केटिंग जो है, ठीक है, वो और इजी हो पाए, स्टोरेज और इजी हो पाए। आई थिंक MSP को लेके सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, और स्टिल अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट जरूर करिए और इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप कल्पाक्ष पे अभी तक बने हुए हैं तो कल्पाक्ष के अगर आप करंट अफेयर कंप्लीट करना चाहते हैं तो कल्पाक्ष के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।